जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने साइबर लॉ स्टार्ट किया हुआ है। तो साइबर लॉ का आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चले जी, हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेसिकली क्राइम अगेंस्ट कंप्यूटर। तो ये ट्रेजिटिंग द टेक्नोलॉजी, ये चीज़ हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि साइबर क्राइम रेफर टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क और द इंटरनेट टू कमिट ऑफेंस डिफाइंड बाय लॉ। यानी बेसिकली हम साइबर क्राइम को क्या देखते हैं कि ये कैसे हैपन होता है। ये इस तरह से होता है कि हम डिफरेंट जो है क्रिमिनल एक्ट्स को कमिट करके, यानी क्रिमिनल जो एक्ट हैं वो हम करते हैं थ्रू कंप्यूटर, लीगल नेटवर्क्स एंड इंटरेस्ट टू कमिट ऑफेंस डिफाइंड बाय लॉ। यानी इसमें बेसिकली वो इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट तरह के क्राइम कमिट किए जाते हैं। पाकिस्तान रेगुलेट सच ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। पाकिस्तान ऐसे तमाम ऑफेंसेस को किस लॉ के तहत डील कर रहा है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016 उसके मुताबिक, विच अलायंस विद द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लाइक द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स 2001। और ये किससे मिलता जुलता है, ये रिलायंस करता है बेसिकली जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उससे। उसके कुछ कवानीन जो हैं वो इस सेक्शन में, इस एक्ट में शामिल कर दिए गए हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से यूज़ किया जा सके। अब हम समझते हैं कि क्राइम अगेंस्ट कंप्यूटर कौन कौन से हो सकते हैं और ट्रेजिटिंग द टेक्नोलॉजी। This strategy includes crimes where the computer system, networks, or devices itself is the direct target of the offense। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है या डिफरेंट नेटवर्क्स हैं या डिफरेंट जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू जो है वो डिफरेंट तरह के क्राइम्स को टारगेट किया जाता है और उसको हैपन करवाया जाता है। द इंटेंशन इज टू डिस्टर्ब, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका मकसद क्या होता है साइबर एक्ट को परफॉर्म करने का, हैकर्स का? उनका मकसद होता है डिस्टर्ब करना, डैमेज करना या गैर कानूनी तौर पे रसाई हासिल करना, उन चीज़ों के एक्सेस हासिल करना जो कि इन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़मरे में आती हैं। यानी इनका बेसिकली टारगेट है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है और दुनिया के डिजिटल होने से क्या नुकसान हुआ है कि जो क्राइम्स हैं वो भी जारी सी बात है कि बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जो लोग लालची हैं वो तो लालची रहेंगे, चाहे वो जितनी भी दुनिया जो है वो चेंज हो जाए, वो चोर के चोर ही रहेंगे। तो इस वजह से क्या है कि इसका जो है ना वो टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर कर डिफरेंट तरह के क्राइम्स को परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले जिसमें जो क्राइम आ जाता है, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी हैकिंग। हैकिंग को परफॉर्म करते हुए वो डिफरेंट तरह के क्राइम करते हैं। डेफिनेशन, एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशन। यानी विदाउट परमिशन किसी भी कंप्यूटर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना, नकब लगाना, उसको हम बोलते हैं वो अनऑथराइज एक्सेस हैकिंग है। लॉ रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सेक्शन 3 इसे डील करता है। अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, अनऑथराइज एक्सेस हासिल करने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उसकी सज़ा कितनी होगी? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ। यानी उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ उसको क्या है कि मज़ीद जुर्माना भी होगा। एक सेकंड, ये ओपन हो गया, इसको मैं ज़रा बंद कर लूँ और फिर मैं आपको मज़ीद पढ़ाती हूँ। तो जी, आपने बस इसमें यही याद रखना है कि अगर कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसको 3 मंथ की सज़ा होगी और साथ में उसको 50,000 का जुर्माना हो सकता है। यानी हैकिंग की क्या सज़ा हुई? 3 मंथ सज़ा और 50,000 जुर्माना हो सकता है, और बोथ या दोनों हो सकते हैं। हैकिंग इंक्लूड्स बाईपासिंग सिक्योरिटी, यूजिंग मालवेयर और एक्सप्लोइटिंग vulnerabilities to gain entry into someone else computer और नेटवर्क। यानी किसी का जो कारामद डाटा है उस तक पहुंचने की कोशिश करना, किसी की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना या गलत मलत मवाद तैयार करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हैकिंग में शामिल हैं। जैसे लोडिंग इनटू अनदर पर्सन ईमेल और कंपनी डाटाबेस विदाउट ऑथराइजेशन। यानी उस पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी नहीं है और उसका वो इलीगल यूज़ करते हुए सक्सेस को
हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो हैकिंग में है। इसमें जो आपने सिंपल याद रखना है वो आपने याद रखना है कि हैकिंग क्या है, कि अनऑथराइज एक्सेस हासिल करना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, किसी भी नेटवर्क की, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप हैकिंग बोलेंगे। और इसकी सज़ा जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में बताई गई है, जो कि 5,000 3 महीने और 5,000 जुर्माना हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो अनऑथराइज कॉपिंग है या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है, तो इसकी जो सज़ा सेक्शन 4 में बताई गई है वो 6 महीने है, और साथ में जो है वो फ़ाइन हो सकता है जो कि 1 लाख तक हो सकता है, और इसके साथ साथ ये दोनों इकट्ठी सज़ाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये टर्म्स हैं, आपकी पीपीसी में भी आपने पढ़ा था, जहाँ पे आपने देखा था कि अगर तो लिखा हो सिंपल सज़ा है तो वो सज़ा होगी, अगर फ़ाइन है तो वो फ़ाइन है, और अगर आर बोथ लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि दोनों ही सज़ाएं दी जाएंगी। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन है, दिस ऑकर व्हेन अ पर्सन कॉपिंग कॉन्फिडेंशियली फाइल्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड पर्सनल डाटा विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। यानी कॉपिंग क्या करना है, कॉपिंग ये होता है कि बेसिकली जो इस बंदे का कॉन्फिडेंशियल डाटा है या उसका ट्रेड मार्क है या उसका कोई सीक्रेट है, उसको एक पर्सन चोरी कर रहा है, ठीक है, साइबर क्राइम एक्ट के तहत, तो उसकी फिर सज़ा अभी हमने पढ़ी कि 6 महीने होगी और 1 लाख तक उसको फाइन भी हो सकता है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 4 के तहत। इंटरफेरेंस विद डाटा और सिस्टम, अब किसी के जो डाटा या जो सिस्टम है उसमें मुदाखलत करना, तो वो आपका डील करता है सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। इंटरफेयर विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इंक्लूड डिलीटेशन, अल्ट्रेशन यानी डिलीट कर दिया जाए, किसी का डाटा बदल दिया जाए, सुप्रेशन ऑफ डाटा और सिस्टम फंक्शनिंग, या डिस्टर्ब कर दिए जाए या उसको सुपरवाइज कर लिया जाए उसके सिस्टम और डाटा को, फंक्शनिंग को, तो वो भी क्या है कि वो इंटरफेरेंस शामिल होगी डाटा और सिस्टम में। एक्सप्लेनेशन है, टैकिंग ऑन डैमेजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क्स फंक्शनली थ्रू मॉलवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विसेज और रैंसमवेयर फॉल्स अंडर दिस एक्शन। ये सारे क्राइम हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं, इनको मैंने 1 बाय 1 करके पिछली वीडियो में पढ़ा दिया। तो इस तरह का कोई भी क्राइम करेगा तो वो सेक्शन 5 के ज़मरे में फॉल होगा। मिस यूजेज ऑफ डिवाइसेस का गलत कोई इस्तेमाल कर रहा है, अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और डिवाइसेस, यानी अनऑथराइज गैर कानूनी तौर पे जो है वो इंफॉर्मेशन की जो आइडेंटिटी है उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है डिवाइसेस का। एक्सप्लेनेशन है, पोजेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटेंडेड फॉर हैकिंग, की लॉगिंग और पासवर्ड हैकिंग इज इलीगल। मतलब ऐसी डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके तहत क्या किया जा रहा है कि पासवर्ड के एक्सेस किए जा रहे हैं, ये इलीगल तौर पे क्या है कि उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी जो है वो क्राइम में फॉल होता है। इंटरनेशनल रेफरेंस, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 आर्टिकल 2 to 6 क्रिमिनलाइज अनऑथराइज एक्सेस, डाटा इंटरफेरेंस एंड मिसयूज ऑफ डिवाइस। यानी ये बेसिकली बयान करते हैं किसके रिलेटेड है कि जो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, किसी भी डाटा को किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं या डिवाइसेस का मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद जिन रिकॉग्नाइज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइबर ऑपरेशन टारगेटिंग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, तो इसका मकसद ये होता है कि ये साइबर क्राइम का यूज़ करते हुए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को टारगेट करते हैं। अफेंस रिलेटिंग टू डाटा, अब हम डाटा के रिलेटेड ऑफेंस पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। दीज क्राइम कंसर्न डाटा स्टोर, प्रोसीड और ट्रांसमिट थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रादर दैन द सिस्टम इटसेल्फ। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सिस्टम को नहीं अब एक्सेस बनाया जा रहा है, बल्कि जो डाटा है उसको स्टोर किया जा रहा है, उसको प्रोसीड किया जा रहा है, उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। द पर्पस टू मैनिपुलेट, स्टील, अल्टर और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन फॉर इलीगल गेन्स और डिस्ट्रप्शन। यानी इसका मकसद ये होता है कि डाटा को चोरी करना, तब्दील करना या तबाह कर देना, या उसको जो है किसी भी गैर कानूनी पर्पस के लिए उसकी एक्सेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है या उसको ख़राब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले डाटा थीफ शामिल होते हैं। डेफिनेशन, स्टीलिंग डिजिटल डाटा सच एज पर्सनल रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड में नंबर्स और ट्रेड सीक्रेट। इसमें शामिल होता है कि किसी का क्रेडिट कार्ड हैक कर लिया जाए या उसके जो पर्सनल डिटेल है उसको हैक कर लिया जाए, तो ये किस में डील होता है, तो ये सेक्शन 7 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट ये इससे डील करता है। अनऑथराइज कॉपिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल डाटा, यानी खास मखसूस डाटा जो है उसको कॉपी करना या उसके एक्सेस हासिल करना। डाटा थेफ्ट इन्वॉल्व साइबर इंट्रूशन फॉर स्टीलिंग बिजनेस प्लान, मतलब इसमें क्या होता है कि साइबर क्राइम ये है कि बेसिकली जो डाटा एक पर्सन ने अपने लिए
मेंटेन किया अपने बिजनेस के लिए, उसके प्लान को चोरी कर लेना, गवर्नमेंट रिकॉर्ड को चोरी कर लेना, या इंडिविजुअल्स के प्राइवेट डाटा जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है या उस पर्सन का अपना ज़ाती हो सकता है, उसको चोरी करना इसमें सब शामिल होता है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 7 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, उसमें ये बताया गया अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल डाटा। उसके बाद डाटा डैमेज एंड करप्शन आ जाता है। डेफिनेशन अल्टरिंग और डिलीटिंग डाटा टू हार्म अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब एक पर्सन का डाटा ही बदल देना या उसको जो है वो ख़त्म कर देना, डिलीट होता है ख़त्म कर देना उसके डाटा को, उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए या मफाद आमा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इससे डील करता है सेक्शन 5 इंटरफेरेंस विद डाटा और सिस्टम। तो इसमें ये आ जाता है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल है अ वायरस और रैंसमवेयर इनक्रिप्टिंग ऑल फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा वायरस इंस्टॉल कर देना जिससे उस बेचारे के क्या हो, यूज़र के तमाम तर डाटा जो है वो क्या हो जाए कि वो डिलीट हो जाए या उससे क्या हो जाए कि वो बदल जाए। तो ये क्या हो जाता है, ये सारा फॉल होता है डाटा डैमेज और करप्शन में, जो कि सेक्शन 5 इससे डील करता है। उसके बाद डाटा ब्रीच एंड डिस्क्लोजर है अनऑथराइज एक्सपोजर और पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। अब एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसका डाटा सारा ही उन्होंने जो है वो ऑनलाइन सेव किया हुआ है और वो सारा डाटा उन्होंने इस लिहाज से सेव किया है कि इसको कोई भी जो है किसी की एक्सेस ना हो। अब एक पर्सन आता है और वो क्या करता है, उनके डाटा को एक्सप्लोर कर देता है, उनको सबके सामने अया कर देता है, पब्लिश कर देता है, ठीक है, उसके जो स्याको सबाक है वो सब कुछ सब लोगों के सामने ले आता है कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो इसको सेक्शन 41 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ डाटा इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर इसकी 2 साल तक सज़ा हो सकती है और साथ में जो है वो फ़ाइन हो सकता है अप टू, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा का उसको फ़ाइन हो सकता है। दिस इंक्लूड लीकिंग गवर्नमेंट डाटाबेस, क्लाइंट इंफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स, यानी बेसिकली गवर्नमेंट का डाटा को जो है वो पब्लिश करना, ये इसमें शामिल होता है। या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी क्लाइंट की, उसको पब्लिश कर देना, जैसे वकीलों के पर्सनल क्लाइंट होते हैं तो उसके कोई डाटा चोरी करके दे देता है थर्ड पर्सन को, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स है इस तरह से। आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड फ्रॉड, अब थेफ्ट और फ्रॉड वगैरह को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसको गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर रहा है या उसके तक एक्सेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी जो है वो भी इसमें शामिल होगा। ला फुल रेफरेंस है यहाँ पे कि सेक्शन 16 ऑफेंस अगेंस्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, यानी किसी की आइडेंटिटी के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको चोरी करने की यूज़ करना या उसको मिस यूज़ करना तो फिर उसके रिलेटेड क्या सज़ा होगी। इंक्लूड मिस यूज़ ऑफ अनदर पर्सनस नेम्स, यानी किसी पर्सन का गैर कानूनी तौर पर नाम यूज़ करना, उसकी आईडी को यूज़ करना या उसकी बायोमेट्रिक जो है वो झूठा या गलत मालूमात के ज़रिए धोखा देना, तो वो भी सब जो है वो भी क्या है कि वो भी ऑफेंस में शामिल होगा। और ये ऑफेंस होते हैं सेक्शन 16 के तहत, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यूजिंग समवंस डिजिटल आइडेंटिटी टू कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड, अप्लाई फॉर लोन्स और डिफेम द पर्सन्स ऑनलाइन, यानी इसमें बेसिकली होता है कि एक डिजिटल आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट क्राइम्स को कमिट करने के लिए, किसी को फ्रॉड करने के लिए, ऑनलाइन कर्जे वगैरह लेने के लिए, या किसी की जो डिफेम धोखा देने के लिए कि ये पर्सन है जी ऑनलाइन, हालांकि वो पर्सन हो ना। साइबर टेररिज्म आ जाता है। साइबर टेररिज्म क्या है? Cyber terrorism among the most severe form of cyber crime because it targets national security, national critical infrastructure और public safety। यानी साइबर टेररिज्म ये है कि इससे पूरी कंट्री को नुकसान हो रहा है, यानी इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क या अदारे या अवाम के खौफ या नुकसान या तबाही पहुँचाना, तो ये दहशत गर्दी के ज़मरे में आ जाता है। ये बहुत सीवियर किस्म की जो है वो चीज़ आ जाती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क और साइबर टूल टू कमिट एक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कंप्यूटर टूल्स को, डिजिटल डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट साइबर क्राइम्स को एक्ट करने के लिए। इससे जो है जी डेट कॉज फेयर डिस्ट्रक्शन और क्रेशन फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स, यानी बेसिकली इनका मोटिव जो है वो क्या है कि इनमें डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, सियासी, मजहबी, ये तमाम तरह से। अब अगर इसमें हम देखें तो किसी मुल्क की बिजली के निज़ाम को हैक करके बंद कर देना, वो सब शामिल होता है। तो इसके रिलेटेड इसके लॉज हैं वो आपने याद कर लेने हैं, जिसमें लॉ रेफरेंस साइबर क्राइम एक्ट सेक्शन
सेक्शन 10 आ जाता है, उसको आपने पढ़ लेना है, जिसमें बताया जाता है कि एडवांसिंग पॉलिटिकल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है या हार्मिंग करने की कोशिश कर रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर, तो उसको 14 साल की सज़ा हो गया, फाइन भी हो सकता है 50 मिलियन से ज़्यादा। साइबर टेररिज्म क्या क्या शामिल है वो मजीद बता रहा है। इसमें शामिल है अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर ग्रिड्स, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री नेटवर्क, यानी पूरे का पूरा जो है वो बिजली एक का काम है, या जो है जी उसके सरकारी अदारे हैं या एयरपोर्ट्स को हैक कर लेना, तो वो सब इसमें शामिल होता है। मजीद भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रेफरेंस कौन कौन से लॉ इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इससे डील करता है। रिकॉग्नाइज साइबर थ्रेट एज ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क, यानी साइबर थ्रेट को उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क को कंसिडर किया है। उसके बाद तेलान मैनुअल रूल है, 100 रूल 100 से लेके 104 तक हैं जो साइबर क्राइम से डील करते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन है जिसमें आर्टिकल 14 से लेके 15 तक डील करते हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आ जाता है साइबर वॉरफेयर। साइबर वारफेयर क्या होता है? रेफर्स टू हॉस्टाइल एक्शन कंडक्ट बाय वन स्टेट और स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स अगेंस्ट अनदर यूजिंग साइबर टूल्स और डिजिटल ऑपरेशन इंटेंट टू डिस्टर्ब डिग्रेड और डिस्ट्रॉय मिलिट्री और सिविलियन। यानी साइबर वारफेयर ये होता है कि दूसरी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि एक कंट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो क्या करती है कि वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही है, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करती है। आमतौर पर हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो इंसान या मशीन में जो है वो लगा दिए जाते हैं, जो कि इसकी सलाहियत को बढ़ा देते हैं डिफरेंट तरह के काम करने के लिए, जिसमें मसनूई अज़ा होते हैं जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूरल इम्प्लीमेंट्स किए जाते हैं लोगों के दिमाग में ताकि वो कंप्यूटर के साथ दौड़ दिए जाते हैं, इस तरह के ये काम आ जाते हैं। नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? कंडक्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस यूनिट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम करती हैं। एम्स टू गेन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मतलब काम पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल लीगल रेफरेंस अगर हम देखें तो तेलान मैनुअल 2.0 2017 है। इंटरप्ट साइबर वारफेयर अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, साइबर अटैक दैट यूज फिजिकल डिस्ट्रक्शन और क्वालिटी कैन अमाउंट टू एन आर्म्ड अटैक अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएनए चार्टर। यानी यहाँ पे सिंपल उन्होंने बता दिया कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी जो है वो साइबर क्राइम को मतलब एक्ट कंसिडर किया गया है। उसके बाद आगे जो है यूएनए चार्टर ने आर्टिकल 51 में किया कि अगर साइबर क्राइम को इस्तेमाल करते हुए कोई भी फिजिकल डिस्ट्रक्शन की जा रही है तो वो भी क्या होगा, वो आर्म्ड अटैक में शामिल होगा। अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी डिस्टिंक्शन एंड प्रोपोर्शनलिटी टू साइबर कॉन्फ्लिक्ट, और इसको मतलब एज ए प्रिंसिपल जो ज़रूरी है या अगर कोई मतलब ज़रूरत होती है या तनासब के हिसाब से है तो वो अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज ये साइबर कॉन्फ्लिक्ट में फॉल होगा। यूएन चार्टर आर्टिकल 2.4 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। यानी यूएन चार्टर इस चीज़ से मना करता है कि किसी का भी जो सालमियत है या पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा अप्लाई टू साइबर लॉज, साइबर लॉ का इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखा जाए तो साइबर वेयर सच एक्ट फॉल्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ साइबर टेररिज्म एक्ट में आता है और सेक्शन 54 आता है पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यानी इशू डायरेक्शन की जा रही है साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए, विच एम्पावर द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड नेशनल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट हॉस्टाइल फॉरेन थ्रेट्स। यानी बेसिकली ये मदद करती है कंट्री की ताकि जो फॉरेन है अटैक्स उनसे रोका जा सके। मज़ीद इसमें कम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स अगर है पाकिस्तान में तो उनको जो है वो इन साइबर टेक्निक्स का रोका जाना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइनिंग विच इंडिविजुअल्स और स्टेट इज़ बिहाइंड एन अटैक इज़ टेक्निकली डिफिकल्ट, मतलब स्टेट के लिए बहुत मुश्किल है इसको रोकना, तो इसको रोकने के लिए सद्देबाब करना चाहिए। जुरिस्डिक्शन ओवरलैप, साइबर जो टेररिज्म है या साइबर वारफेयर है ओफन है, ये मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये डिफरिंग लीगल सिस्टम है और ये डिफरेंट सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे अटैक्स को भी रोका जाना चाहिए। लैक ऑफ ग्लोबल कॉन्शियस, नो यूनिवर्सल ट्रीटीज ऑफ साइबर वारफेयर, स्टेट डिफर ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ साइबर आर्म्ड अटैक। यानी स्टेट जो है ना मतलब ये ग्लोबली ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इनको रोकना चाहिए। इनसफिशिएंट साइबर डिफेंस कैपेसिटी, मतलब स्टेट पाकिस्तान की इतनी इनसफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है कि वो इन तमाम तर मामलात को डील कर सके या इनसे बेहतर तरीके से निपट सके। बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड
सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म लॉज मस्ट आल्सो रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड डिजिटल फ्रीडम। मतलब ऐसे कवानीन होने चाहिए जिसमें एक पर्सन की जो बुनियादी हकूक़ हैं और जो आज़ादी है, डिजिटल फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करना इनका पहले सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं जिनको क्या किया जा सकता है कि साइबर लॉ बनाकर इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। तो वो बेहतर यही है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आया है, इससे और मज़ीद बेहतर कवानीन आए ताकि जितने भी ये मसाइल हैं, मसले हैं, उनको रोका जा सके। तो ये आपकी आज की वीडियो थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।